नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी पीएम मोदी पर इंडिया के तीखे हमले की, सेना पर बीजेपी विधायक के आपत्तिजनक बयान की, जानेंगे हिंदू संगठनों पर लगाम कसने में क्यों फेल हुई बीजेपी, राहुल गांधी ने गिग वर्कर्स को लेकर उठाए क्या सवाल, देखेंगे अपने ही बयानों पर कैसे फंस गए शशि थरूर, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वायुसेना प्रमुख ने सिस्टम पर उठाए सवाल। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह बोले, एक भी डिफेंस प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट करते समय पता होता है पूरा नहीं होगा, फिर ऐसे वादे क्यों करना। दिल्ली रवाना हुई मणिपुर बीजेपी अध्यक्ष। राज्य में 15 जून तक सरकार बनने की संभावना। एक दिन पहले ही पार्टी के 10 विधायकों ने राज्यपाल से की थी मुलाकात। कॉलेजियम की सिफारिश को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट में 3 नए जजों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी। सर्वोच्च अदालत में जजों की संख्या हुई 34। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 320 अंकों की तेजी के साथ 81,633 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 81 अंकों की तेजी के साथ 24,833 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर का फायदा उठाने की कोशिश में जुटी हुई है और इसके लिए पीएम मोदी भी मैदान में उतर आए हैं। पीएम की सिक्किम और पश्चिम बंगाल में बड़ी सभा हुई तो बिहार में रोड शो, लेकिन बंगाल में पीएम मोदी अपने ही बयान पर बुरी तरह से फंस गए। ममता बनर्जी ने पीएम को चुनौती दे दी है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पीएम मोदी इस समय ऑपरेशन सिंदूर के प्रचार पर निकले हैं। आज उन्होंने सिक्किम के भारत में शामिल होने के 50 साल पूरे होने पर एक रैली को संबोधित किया। उसके बाद पश्चिम बंगाल में एक सियासी रैली की और शाम को पटना पहुंच गए, जहां उन्होंने रोड शो निकाला। पीएम अपनी हर रैली और कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं। पटना में तो मिसाइल, फाइटर जेट और सेना के दूसरे साजो सामान के कटआउट तक लगाए गए। यानी बीजेपी सेना की कार्रवाई का फायदा उठाने की कोशिश में पूरी ताकत से जुट गई है। पीएम मोदी अपनी हर सभा में ऑपरेशन सिंदूर की बात कह रहे हैं तो विरोधी दलों पर तीखे तंज कस रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में पीएम मोदी ने टीएमसी पर तीखा हमला किया तो ममता बनर्जी ने भी तीखा पलटवार कर दिया। ममता ने कहा कि एक तरफ विपक्ष विदेश में देश की प्रतिष्ठा बचाने में जुटा है, लोकतंत्र की आवाज उठा रहा है, तो वहीं पीएम मोदी अब ऑपरेशन बंगाल चला रही है। ममता ने कहा, पीएम मोदी ने बंगाल की महिलाओं का अपमान किया है। हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। अगर आप ऑपरेशन बंगाल करना चाहते हैं तो कल ही चुनाव की तारीख घोषित कीजिए। हम तैयार हैं, बंगाल तैयार है। पीएम मोदी ने प्रचार के लिए गलत वक्त चुना है। ममता ने पीएम मोदी को लाइव डिबेट की चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो आओ मेरे साथ लाइव टीवी डिबेट में बैठो, चाहो तो टेलीप्रॉम्प्टर भी साथ लाना। ममता ने कहा कि बंगाल कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देगा। बंगाल की संस्कृति टैगोर, स्वामी विवेकानंद, गांधी जी की है। आप उनका सम्मान भी नहीं करते। पीएम मोदी बंगाल के बाद बिहार भी पहुंचे। बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले विपक्ष ने जिस तरह के सवाल उठाए हैं उससे बीजेपी घिर गई है। ममता ने साफ कर दिया कि वो ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन करती हैं, लेकिन पीएम मोदी को बंगाल के अपमान की इजाजत नहीं दे सकती। तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता ही सेना का अपमान कर रहे हैं। जिन सैनिकों ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, उन्हें ही नालायक बताया जा रहा है। तो क्या कहा है बीजेपी नेता ने, देखिए इस रिपोर्ट में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भले ही बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, दावा कर रही है कि वो इसका राजनीतिकरण नहीं कर रही, बल्कि सेना को सम्मान देने के लिए ये यात्रा निकाल रही है, जबकि हकीकत ये है कि बीजेपी के नेता विधायक ऑपरेशन सिंदूर को बीजेपी और पीएम मोदी की उपलब्धि बताने में लगे हैं। यही नहीं, खुलकर सेना का अपमान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह, उसके बाद डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और अब एक और बीजेपी विधायक ने खुलेआम सेना का अपमान कर दिया है। रणबीर सिंह पठानिया ने सेना को नालायक बता दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हम लोगों ने तो अपने पलकों में बिठा के इनको यहाँ बैठा। बीजेपी विधायक के इस बयान से साफ है कि वो ऑपरेशन सिंदूर को सेना की सफलता नहीं, बल्कि बीजेपी की सफलता बता रहे हैं और सेना के बलिदान को पूरी तरह नकार रहे हैं। अब इसी बयान पर बीजेपी घिर गई है। कांग्रेस ने हमला बोल दिया है। सुप्रिया श्रीनेत ने बाकायदा ट्वीट कर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि ये बीजेपी के विधायक आरएस पठानिया हैं, पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। भारत की वायुसेना के लिए इनके शब्द सुनिए, नालायकी, सोए हुए थे ये लोग। ये है बीजेपी वालों की हमारे शूरवीरों के लिए सोच। मोदी जी इस पर कुछ बोलिएगा या फिर बस जुबानी जमा खर्च करने में महारत हासिल है। हालांकि जब मामला बढ़ा
तो हमेशा की तरह बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बयान गलत तरीके से पेश किया गया। बीजेपी एमएलए की तरफ से सफाई आ गई है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, वायरल क्लिप एडिट की गई है और भ्रामक है। मैं भारतीय सेना और वायुसेना का बहुत सम्मान करता हूं। मेरा मकसद सिर्फ स्थानीय लोगों की दिक्कतों को उठाना था, न कि सेना का अपमान करना। भले ही बीजेपी नेता ऐसा कह रहे हों, लेकिन उनके बयान में साफ साफ सुना जा सकता है कि उन्होंने सेना का अपमान किया है। अब इंतजार है कि बीजेपी आला कमान सेना का अपमान करने वाले विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ कब एक्शन लेगा। बीजेपी विधायक के बयान पर बवाल मच गया है। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर सवाल उठाए हैं, तो सवाल बीजेपी सरकार में हिंदूवादी संगठनों की गुंडागर्दी पर भी उठ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक चर्च पर हमला बोल दिया और पुलिस सिर्फ देखती रही। छत्तीसगढ़ में बजरंग दल ने बवाल मचा दिया है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने दिन दहाड़े डंके की चोट पर भाटनपाली गांव में एक चर्च का क्रॉस तोड़ दिया। बजरंग दल के लोगों ने क्रॉस की जगह भगवा झंडा लगा दिया और ये पूरा घटनाक्रम तब हुआ जब उस क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात था। यानी बजरंग दल के कार्यकर्ता एक समुदाय विशेष को उकसा रहे थे, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे थे और पुलिस तमाशबीन बनकर देख रही थी। इस घटना ने छत्तीसगढ़ प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार उन्हें किसका संरक्षण मिला हुआ है। बजरंग दल के कार्यकर्ता एक चर्च में तोड़फोड़ करते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं होती, जबकि पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। इस घटना ने पूरे इलाके में सांप्रदायिक तनाव पैदा कर दिया है। प्रदेश की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है। वहीं हिंदू संगठन का कहना है कि उन्होंने ये जवाबी कार्रवाई के तौर पर किया है। बजरंग दल का कहना है कि पहले एक क्रिश्चियन युवक ने पास के हिंदू मंदिर को नुकसान पहुंचाया था और उसके बाद उन्होंने चर्च पर धावा बोला। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सजा की मांग की है, लेकिन सवाल ये है कि अगर ऐसा कुछ हुआ भी था तो भी बजरंग दल को कानून अपने हाथ में लेने का क्या औचित्य बनता है। जो काम पुलिस को करना चाहिए वो हिंदू संगठन कर रहे हैं। इस घटना ने बीजेपी सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या किसी को भी इस तरह धर्म के नाम पर तोड़फोड़ करने की इजाजत दी जा सकती है। अब इस पर सरकार क्या कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी। पुलिस के सामने चर्च पर हमला हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीजेपी शासन में आम लोगों की समस्याओं को दूर करने की जगह धार्मिक मुद्दे ज्यादा उठ रहे हैं। तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार आम लोगों की समस्याओं को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने गिग वर्कर्स की समस्याओं को एक बार फिर उठाया है। तो क्या कुछ कहा राहुल ने, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गिग वर्कर्स के लिए एक्स पर पोस्ट कर बड़ी बात कही है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गिग वर्कर्स से मुलाकात का जिक्र किया, जहां उन्होंने बताया कि उनके शब्द रेटिंग नहीं हक चाहिए और इंसान है हम गुलाम नहीं उनके दिल को छू गए। राहुल ने एक्स पर लिखा, रेटिंग नहीं हक चाहिए, इंसान है हम गुलाम नहीं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब मैं गिग वर्कर्स से मिला तो ये शब्द मेरे दिल में उतर गए। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, एक ऐसा अध्यादेश लाया है जो गिग वर्कर्स को अधिकार, सुरक्षा और सम्मान देता है। ये वर्कर्स दिन रात हमारे लिए खाना, जरूरी सामान और सेवाएं पहुंचाते हैं। गर्मी, सर्दी और बारिश तक की परवाह नहीं करते, लेकिन अक्सर उन्हें बिना किसी वजह ऐप से हटा दिया जाता है। बीमार होने पर छुट्टी नहीं मिलती और उनकी मेहनत की कमाई एक गुप्त एल्गोरिथम से तय होती है। अभी अन्याय खत्म होगा। इस नए कानून से सुनिश्चित होगा सामाजिक सुरक्षा, न्याय संगत कॉन्ट्रैक्ट, वेतन निर्धारण में पारदर्शिता, मनमानी ऐप ब्लॉकिंग का अंत। टेक्नोलॉजी से तरक्की भी होनी चाहिए और इंसाफ भी मिलना चाहिए। राजस्थान ने शुरुआत की, कर्नाटक ने रास्ता दिखाया, अब तेलंगाना की बारी है। गिग और प्लेटफॉर्म्स आधारित काम से नए अवसर बन रहे हैं और कामकाज के रिश्तों में बड़ा बदलाव आ रहा है। यही नहीं, राहुल ने आगे कहा कि उनका विजन है कि गिग वर्कर्स के अधिकार हर राज्य में सुनिश्चित हो। यानी देखा जाए तो राहुल ने पूरे देश के गिग वर्कर्स के लिए आवाज उठाने का काम किया है। अब देखना होगा कि इसके बाद गिग वर्कर्स की हालत में क्या सुधार देखने को मिलता है। राहुल गांधी सिर्फ समस्याओं को ही नहीं उठा रहे, बल्कि उसका समाधान करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बयान जरूर पार्टी को परेशान कर रहे हैं। अब कांग्रेस ने ही थरूर को उनके बयानों की याद दिला दी है। देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश में भारतीय डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। वो अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख साफ कर रहे हैं। लेकिन इस बीच आए उनके एक बयान ने अपनी ही पार्टी के अंदर बहस छेड़ दी। कांग्रेस पार्टी अब उन पर निशाना साध रही है। पनामा में एक बहुपक्षीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की हालिया प्रतिक्रियाओं की सराहना की थी। उन्होंने कहा कि 2016 में उरी और 2019 में बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आतंकवादियों को समझ आ गया है कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी,
ये पहली बार था जब भारत ने एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार की। थरूर के इस बयान को लेकर कांग्रेस के अंदर घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने थरूर की ही किताब का हवाला देते हुए उनके रुख पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर थरूर की किताब द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर का एक अंश साझा किया। इसमें थरूर ने मोदी सरकार पर सेना के राजनीतिकरण का आरोप लगाया था। खेड़ा ने कैप्शन में लिखा कि मैं थरूर से सहमत हूं जिसने ये किताब लिखी थी। आपको बता दें कि इस किताब में थरूर ने लिखा था कि 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और म्यांमार ऑपरेशन का बेशर्मी से चुनावी प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों में संयम और अपार्टीयता जरूरी है। और अब पवन खेड़ा ने उनकी किताब का ये अंश साझा करते हुए थरूर के इस दोहरे रवैये पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि पहले तक वो जिन मुद्दों पर सरकार की आलोचना करते थे, अचानक से अब उन्हीं की तारीफ करने लगे हैं। बहरहाल इस वाकये ने एक बार फिर कांग्रेस के अंदर खाने की खींचतान सबके सामने ला दी है और थरूर को लेकर तमाम चर्चाएं फिर जोर पकड़ रही हैं। कांग्रेस ने थरूर को ही घेर लिया है तो बीजेपी के विधायकों ने भी अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमित शाह से महाराष्ट्र बीजेपी के विधायक मिले और उनसे अजित पवार की शिकायत की। अजित पवार के पास वित्त मंत्रालय है और बीजेपी विधायकों का कहना है कि अजित पवार उनके विधानसभा क्षेत्र के लिए बजट ही नहीं दे रहे। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के साथ ही एनडीए गठबंधन की एकजुटता भी सवालों में है। कभी डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की नाराजगी तो कभी डिप्टी सीएम अजित पवार के तेवर, और अब एनडीए की ये फूट खुलकर सामने आ गई है। बीजेपी विधायक गृह मंत्री के पास पहुंच गए हैं और अजित पवार पर लगाम कसने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 2024 विधानसभा चुनाव के दौरान अजित पवार ने जानबूझकर बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ काम किया और विपक्षी प्रत्याशियों को मजबूत किया, इसलिए उनकी दखलंदाजी को कम किया जाए। अजित पवार की तरफ से बीजेपी विधायकों के क्षेत्र में फंड देने की भी कमी की जा रही है। जब बीजेपी विधायक शाह से ये शिकायत कर रहे थे तब सीएम देवेंद्र फडणवीस भी वहां मौजूद थे, जिससे ये माना जा रहा है कि विधायकों के मत से फडणवीस भी सहमत हैं। विधायकों की शिकायत पर शाह ने उन्हें सलाह दी कि हमारी विधायकों की संख्या ज्यादा है, ऐसे में पीछे हटने की जरूरत नहीं है। प्रशासन और सरकार के स्तर पर आक्रामक तरीके से कामों का पीछा करें। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एनडीए के सहयोगियों में तनाव को उजागर कर दिया है, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एनडीए गठबंधन लंबे वक्त तक एकजुट नहीं रह पाएगा। आगामी निकाय चुनाव को लेकर भी दावा किया जा रहा है कि तीनों ही दल ये चुनाव अलग अलग लड़ सकते हैं। फडणवीस ने भी इस तरह के संकेत दिए हैं कि बीजेपी निकाय चुनाव में अकेले मैदान में उतर सकती है। खबर यह भी आ रही है कि अजित पवार भी बीजेपी के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में जल्दी ही नया मोड़ आना तय माना जा रहा है। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन यानी एनडीए में दरार पड़ गई है। इसका असर निकाय चुनाव में दिखाई देगा। तो दक्षिण भारत के राज्यों में इस समय जो सबसे बड़ी चिंता दिख रही है वो है घटती आबादी। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दक्षिण के कई जिलों में आबादी अब बढ़ने की जगह घटने लगी है। भारत में बढ़ती जनसंख्या हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रही है, लेकिन 2021 के नागरिक पंजीकरण डेटा ने एक चौंकाने वाला ट्रेंड दिखाया है। देश के 49 जिलों में अब बर्थ रेट से ज्यादा डेथ रेट के नंबर्स सामने आए हैं। ये स्थिति खास तौर पर दक्षिणी राज्यों जैसे तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में देखने को मिल रही है। 2019 में पूरे देश में सिर्फ 7 जिले ऐसे थे जहां डेथ रेट बर्थ रेट से ज्यादा थी, लेकिन 2021 आते आते ये संख्या बढ़कर 49 हो गई। खासकर तमिलनाडु में यह बदलाव सबसे ज्यादा दिखा। 2019 में तमिलनाडु का एक भी जिला इस लिस्ट में नहीं था, लेकिन 2021 में इसके 37 में से 17 जिलों में डेथ रेट बर्थ रेट से ज्यादा हो गए, यानी आधे से ज्यादा जिले इस ट्रेंड में शामिल हो गए। हालांकि ये बदलाव पूरे देश में एक जैसा नहीं है। नॉर्थ इंडिया के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अभी भी बर्थ रेट डेथ रेट से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 और मध्य प्रदेश के 51 जिलों में जनसंख्या बढ़ रही है। ये आंकड़े देश के पॉपुलेशन इंडेक्स में एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करते हैं। जहां दक्षिणी राज्य कम बर्थ रेट और ज्यादा डेथ रेट की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं उत्तरी राज्य अभी भी पुराने पैटर्न पर बने हुए हैं। ये ट्रेंड भविष्य में देश की जनसंख्या और संसाधनों पर गहरा असर डाल सकता है। चिंता की बात यह है कि इससे लोकसभा और राज्यसभा में कहीं न कहीं दक्षिण का प्रतिनिधित्व कम होता हुआ दिख रहा है। बताते चलें कि हाल ही में दक्षिण भारत में परिसीमन के मुद्दे ने जोर पकड़ा हुआ है और उस पर घटती जनसंख्या के इन आंकड़ों ने दक्षिणी राज्यों की चिंता को और बढ़ा दिया है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। मणिपुर भूले तो नहीं है? जी हाँ, मणिपुर से अचानक एक खबर आई है कि मणिपुर में बीजेपी ने और उसके समर्थकों ने
44 विधायकों के साथ में गवर्नर से मुलाकात की है और कहा है कि वो एक पॉपुलर गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहते हैं। तो काश वो ये भी बता देते कि कितने % लोगों ने इस सरकार को पॉपुलर कहा है वहाँ के। इसका मतलब साफ है कि इस बार भी मोदी सरकार समर्थित सरकार फिर से मणिपुर में काबिज होगी और मणिपुर के हालात बदलने नहीं जा रहे हैं। अमृतकाल जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।